हेलो बच्चों, हम लोग मैथ की क्लास कर रहे हैं 11th आईएससी फर्स्ट ईयर में। जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी के बुक से हम लोग सभी बच्चे क्लास कर रहे हैं। और हमारी लेसन इसमें एनसीईआरटी में लेसन 1 जो सेट थ्योरी है वो समाप्त हो चुका है। सेकेंड लेसन रिलेशन एंड फंक्शन भी समाप्त हो चुका है, थ्योरी के साथ भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं इस लेसन में, हम लोग थर्ड लेसन जिसमें बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति स्टार्ट हो चुका है एनसीईआरटी में, एकदम 1 लेसन 2 लेसन खत्म हो चुका है और थर्ड लेसन शुरू हो चुका है। थर्ड लेसन में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इसको। सबसे पहले ये समझेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। चलिए ध्यान देते हैं बाबू। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रि का मतलब होता है 3 और कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों को मापा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों को मापा जाए उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप होता है, यहां लिख दिया गया है। अब देखिए यहां पे लिखा गया कुछ शब्द, देखिए ट्रिगोनमेट्री, जो इसको हिंदी में इंग्लिश तो ये लिखा हुआ है लेकिन इसका हिंदी में लिखा गया है ट्रिगोनमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है। आपसे पूछा जाए ट्रिगोनमेट्री किस शब्द से आया है, किस शब्द से बना है, तो ये बोलेंगे इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। अब कोई सोचे ग्रीक शब्द क्या है, ये सब यूनानी भाषा है, यूनान देश से सब आई हुई भाषा है, ठीक है, यूनानी भाषा है। तो ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है तथा इसका अर्थ त्रिभुज की भुजाओं को मापना होता है। सेम वही चीज है, यहां भी वही लिखा गया, यहां 3 कोणों की माप, इस तरह से देखा जाएगा तो 3 कोण की माप बोलेंगे। और इसके इस शब्द से देखा जाए, इस शब्द से देखा जाए तो बोलेंगे कि भुजाओं का मापना, यहां कोण का मापना, हिंदी में बोलेंगे कोण का मापना। इंग्लिश के मैटर से आते हैं, इंग्लिश मैटर से आते हैं तो भुजा को मापना। तो हमने समझा है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण की माप। हिंदी में इस त्रिकोणमिति का मतलब होता है कोण की माप, और इसको इंग्लिश में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रीगोन, ट्री, तो ट्री का मतलब हो गया 3, गोनो, गोनो। अब मेट्री, मेट्री मतलब माप, गोनो मतलब यहां भुजा हो जाएगा, यानी 3 भुजाओं को मापना, ठीक है ना, 3 भुजाओं को मापना। किसकी 3 भुजा, त्रिभुज की भुजा को मापना। तो हमने समझा कि त्रिकोणमिति क्या होता है, हिंदी में 3 कोणों को मापना, और हिंदी में और इंग्लिश में क्या समझा कि 3 भुजाओं को मापना। किसको मापना, त्रिभुज की भुजा और त्रिभुज के कोण को मापना। ये हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं सारे बच्चे। अब पढ़ना है कि त्रिभुज में जो बनते हैं कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। अब वो 3 कोण काम कैसे करते हैं उसके बारे में जो अभी आप क्लास करने जा रहे हैं, ये 10th में भी ऐसे आप पढ़े नहीं होंगे, 10th में इसके बारे में जानकारी होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब पढ़ना हम लोग को, अब क्लास करना है नेक्स्ट टॉपिक में कोण क्या होता है, त्रिकोणमिति। जो हम लोग क्लास कर रहे हैं 11th की क्लास कर रहे हैं, 11th की जो क्लासे है, साइंस की जो क्लासे 11th की जो क्लासे है, इसकी टाइमिंग रखी गई है आपका पूरा 8:15 से आपका पूरा 11 बजे तक की क्लासे है, 11 बजे तक की क्लासे है। चलिए अब देखते हैं कोण, कि कोण क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं। देखिए एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। मतलब सवाल है कि कोण बनता कब है, सवाल यह था कि कोण कब बनता है, तो बताएंगे कि एक कोण वह माप है, तो वो माप है जो एक किरण की उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पे, यानी जो किरण आएगा और वो किरण घूमेगा तो वो किरण के घूमने से क्या बनता है, कोण बनता है। तो पूछा जाए कोण कैसे बनते हैं, तो किरण के घूमने से बनते हैं, किरण के घूमने से क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। लेकिन उस किरण, जो किरण घूमेगा उसमें दो चीज होते हैं। वो 2 चीज क्या होते हैं उसके बारे में आगे डिटेल्स बताई जा रही है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति, मूल मतलब प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, उस प्रारंभिक स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये एक किरण ये आया, एक किरण ये आया, ठीक है, 2 किरण मेरे पास यहां पे आए हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक किरण हम लोग का ये आ रहा है, एक किरण हम लोग का ये आ रहा है, दोनों किरण यहाँ पे जो मिला है तो यहाँ पे क्या बना है, कोण बना है। और इस कोण को हम किससे इंडिकेट करेंगे, थीटा से इंडिकेट करेंगे।
थीटा से इंडिकेट करेंगे। तो ये पहली किरण है, इसका नाम हो जाएगा प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा। और ये दूसरी किरण है तो इसकी नाम क्या हो जाएगी, अंतिम भुजा बोलेंगे, अंतिम भुजा। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, और जिस बिंदु पे ये मिल रहा है, ये बिंदु पे जो मिल रहा है तो इसमें जो 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 झुकाव पैदा हो रहा है, जो यहाँ झुकाव पैदा हो रहा है, या ये घूर्णन, जो इसको घूर्णन की बातें कहेंगे, इसे घूर्णन तीर दे देते हैं कि ऐसे जो घूम रहा है, इस झुकाव को, इस घूर्णन को हम क्या बोल देंगे, कोण बोलेंगे, कोण बोलेंगे उसको। तो वहीं यहां लिखा गया है कि मूल स्थिति को, प्रारंभिक भुजा तथा ये प्रारंभिक भुजा और घूर्णन के अंतिम स्थिति को, ये अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। तो पूछा जाएगा प्रारंभिक भुजा किसे कहते हैं, तो बताएंगे प्रारंभिक मूल स्थिति को, उसके मतलब फर्स्ट पॉइंट को, मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा और अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। तथा घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब घूर्णन बिंदु का मतलब क्या, इस जगह को, इस पॉइंट को, इस जगह को हम क्या नाम देंगे, शीर्ष नाम देंगे, शीर्ष बोलेंगे। तो ये लाइन आपकी प्रारंभिक भुजा या अंतिम भुजा, जहां पे ये मिलेगा, दोनों जहां मिलेगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे, शीर्ष कहते हैं। तो आपने यहां समझा कि शीर्ष क्या होता है, शीर्ष किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा जिस बिंदु पे आके मिलेंगे उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि घूर्णन वामावर्त है तो कोण धनात्मक होगा, यानी वामावर्त दिशा में घूमेगा। इसे वामावर्त, देखिए यहां फिगर बना हुआ है, ऐसे ए से चला बी की ओर, ऐसे इसे घूम रहा है, इसको वामावर्त होगा तो वो कोण धनात्मक होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर वही कोण दक्षिणावर्त होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कोण कहते हैं। यानी कहा जाएगा वामावर्त का मतलब क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी की दिशा में, और दक्षिणावर्त हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको इंग्लिश भाषा में। सिंपल में क्या समझेंगे, सबसे आसान, ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा, जहां पे मिलेगा इस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष तो समझ में आ गया। अब प्रारंभिक भुजा का मतलब क्या, मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा और अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा, दोनों जहां मिलेगा उसको शीर्ष कहते हैं। अब आता है धनात्मक कब बनेगा, ऋणात्मक कब बनेगा। जब वामावर्त दिशा में होगा तो धनात्मक बनेगा, और जब हमारा दक्षिणावर्त होगा, उसकी विपरीत दिशा की जब बातें करेंगे, विपरीत दिशा में, तो वहां पे कोण क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है ना, कि ऐसे अगर इस कंडीशन में दिखाई देगा, इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसे कोण बन रहा है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कोण। ऐसे कंडीशन में बनेगा तो क्या बोलेंगे, धनात्मक कोण। ठीक है, तो अगर ऐसे कहीं कोण दिखाई दे रहे हैं तो याद रखेंगे कि इस कंडीशन में हम लोग ऋणात्मक कोण, निगेटिव एंगल, और इसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। चलिए, सबको लगभग समझ में आ चुका होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोकिएगा वहां पे। तो हम लोग अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में प्रारंभिक रेखा की स्थिति से एक पूर्ण झुकाव को कोण के एक इकाई लिया जा सकता है। देखिए, अगर ऐसे एग्जाम में दे दे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, कि प्रारंभिक रेखा की स्थिति से एक पूर्ण झुकाव को कोण की एक इकाई लिया जा सकता है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, कहेगा इसके बारे में बताए, तो इसका हम क्या करेंगे, कहेगा इसका चित्र बनाए या इसके बारे में दर्शाए। तो ऐसे हम लोग को फिगर ट्राई करना है। या सवाल का एक पूर्ण घुमाव, जब ये शब्द आएगा पूर्ण घुमाव या झुकाव, तो क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे, एक रेखा, ये ए, ये प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक भुजा। इसी भुजा पे क्या करते हैं, एक और किरण को इसी पर रख देते हैं, ऐसी किरण पे यहां पर रख दिए, तो क्या हो गया, अंतिम भुजा। कहने का मतलब है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर जब रख देंगे तो उसपे क्या जरा अध्यारोपित हो जा रहा है, बातें समझो सही से। एक वस्तु है, उसके ऊपर दूसरे वस्तु को रखेंगे तो क्या वस्तु अध्यारोपित हो जा रहा है। तो सेम वही पॉइंट है, एक किरण है उसके ऊपर एक और किरण लाकर रख देते हैं, एक किरण है उसके ऊपर एक और किरण लाकर रख देते हैं, तो उसके ऊपर अध्यारोपित हो गया। तो यही हो गया प्रारंभिक भुजा, ऊपर से प्रारंभिक भुजा और नीचे से क्या हो गया, अंतिम भुजा। ये मेरे हथेली है, अब इस हथेली को हम क्या कर रहे हैं, ये बायां है, ये मेरा क्या है, दायां। अब हमने क्या किया, दायां को लेके बायां के ऊपर रख दिया, ये नीचे, ये मेरा जो है ना बायां, ये दायां, तो बायां ये वाला और दायां को रख दिया। तो ऊपर कौन है, जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे, ऊपर वाला जो है, जो फर्स्ट में जो ऊपर आया उसको प्रारंभिक भुजा बोले, और जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा बोले। ऐसे दिमाग में नोट करके रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी है 2 अंक स्तरीय। ठीक है,
अब आइए यहां, अब कहा जाएगा यहां जो यहां कोण बनाएंगे इसे ऐसे घुमा के। तो अभी तो ये ना बताया गया ऐसे घूम के बन रहा है कोण। जब ऐसे घूम के कोण बनेगा, ऐसे घूम के कोण बनेगा तो इसी को बोलेंगे एक इकाई। क्या बोलेंगे? एक इकाई। इसको 1 यूनिट बोलेंगे, 1 यूनिट। दिमाग पे नोट करके रखिए, आप ये सब पढ़े नहीं है, न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे? ओ नाम दे देंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे की क्लास में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नोट कीजिए, समकोण त्रिभुज में आइए। तो हम लोग क्लास कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में, उसको समझ रहे थे। और अगला स्टेप है हम लोग का, ध्यान से, कि इसमें अब त्रिकोणमिति आप 10th पढ़े होंगे, तो आप 10th में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे समकोण त्रिभुज आता था। अब उस समकोण त्रिभुज के बारे में समझना है। लेकिन यहां जो पढ़ाई हो रही है वो पूरा डिटेल्स पढ़ाई हो रही है, हर टॉपिक को समझा समझा के आपको दी जा रही है। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सबको पता है, ये सबको पता है। तथा समकोण त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। सबको पता है कि इसमें दो कोण जो होते हैं, न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में हो, न्यून कोण हो गया आपका ना जी। अब आइए, समकोण त्रिभुज में 3 चीज बहुत मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, फिर उसका आधार। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या हो? सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद क्या होता है? लंब होता है। उसके बाद क्या होता है? आधार होता है। ठीक है ना। तो लंब के बारे में देखिए क्या लिखा गया, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब कहलाती है। और आधार में क्या लिखा गया? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो आधार किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा आधार कहलाती है, और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। चलिए अब इसको हम लोग फिगर से इसको समझते हैं, नहीं फिगर से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पे पहला टॉपिक हम क्या देखते हैं? देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाए हम लोग यहाँ पे, खूब अच्छे से समझिएगा। समकोण त्रिभुज ये खड़ा एकदम 90 डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण। अब इसका हम नाम लिखते हैं ए बी सी। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया। इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हमने लिखा समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये लिखा गया। अब देखिए यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहां क्या हो रहा है? न्यून कोण। ये दोनों को हम न्यून कोण बोलते हैं। ये दोनों जो कोण है ये कौन है? न्यून कोण है। तो सही बच्चे समझ में आ चुका होगा कि ये हम दोनों का क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण हो गया। अब आइए, ये 90 डिग्री मत बनाता है। जहां 90 डिग्री का कोण बनता है वो लंबवत होता है, लंबवत भुजा है। ये लंबवत भुजा है, इसका क्या नाम देंगे? लंब देंगे। और जो नीचे जो बना है इसको हम क्या नाम देंगे? आधार देंगे। आधार, इसको बेस बोलते हैं। ये 90 के सामने की भुजा है, ये 90 के सामने की भुजा थी, ये क्या बोलेंगे? इसको हम कर्ण बोलेंगे। और कर्ण को हम लोग H से लिखते हैं, लंब को P से, आधार को किसे लिखते हैं? B से इंडिकेट करते हैं। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। तो जो लाइन खड़ा है जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो लंब हो गया। और न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा ये आधार हो गया। आज जो बच गया वो क्या हो गया? आपका लंब हो गया। 90 के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा क्या होती है? सामने 90 डिग्री सामने की भुजा ये कर्ण कहलाता है, कर्ण। ये समझे कि लंब कर्ण आधार कहां बनता है? ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। अब अगली टॉपिक, इसमें क्या होता है कि कर्ण जो होता है वो स्थिर होता है। कर्ण जो होता है ना वो स्थिर होता है। देखिए नोट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समकोण त्रिभुज में कर्ण चेंज नहीं होता, वह स्थिर होता है। कर्ण स्थिर होता है, बट लंब जो और आधार जो होता है वो चेंज होते रहता है, वो बदलते रहता है। लंब आधार परिवर्तित होता है, परिवर्तित होते रहता है। लंब आधार परिवर्तित होते रहता है। अब देखिए कैसे आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, देखे होंगे। देखिए कैसे परिवर्तित होगा, पूछा जाएगा यहां पे जब कोण बनेगा तो लंब कौन होगा? तो जब यहां पे कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो जब यहां पे कोण पूछे कि यहां पे कोण बनेगा तो लंब क्या होगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये लंब बन जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब, ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे पूछा जाए कि इसके सामने की भुजा कौन होगा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब, और जहां पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण तो स्थिर है, ये कर्ण स्थिर है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब। जिस पे बनेगा, जिससे बनता है वो क्या हो गया, आधार, आधार हो गया। फिर जब यहां पे पूछा जाए कि यहां पे लंब और आधार बताइए क्या होगा, तो यहां पे लंब आधार, इसके सामने की भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब। जब यहां पे पूछा जाएगा कि यहां पे लंब आधार क्या होगा, तो इसके सामने, तो इसके सामने ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण स्थिर होता है। लास्ट एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग कंसेप्ट अच्छा से। ये खड़ा क्या होता है, लंब, नीचे क्या होता है, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण। 90 के सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण। ये जो खड़ा है लंब, नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। अब भाई यहां पे पूछा जाए कि इस पे लंब कौन होगा, तो इसके सामने की भुजा ये पड़ा, जो सामने की भुजा होगा वो लंब, तो ये लंब हो जाएगा, लंब, तो ये क्या बन जाएगा, आधार। अब आइए जब इसके सामने की भुजा पूछेगा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में आगे डिटेल्स क्लियर करते हैं। आज हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं त्रिकोणमिति की क्लास, और त्रिकोणमिति में आज हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि जो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग कहां कहां करते हैं, इसका यूज कहां कहां होता है हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में इसका यूज कहां होता है और कौन कौन जगहों पे होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा इसका यूज विज्ञान के क्षेत्र में होता है। जब आप 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे जब आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट और एसी डीसी करंट में, इलेक्ट्रिक में, मैग्नेट में, एसी करंट, डीसी करंट में, वहां पे त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा यूज की जाती है, बहुत ज्यादा यूज होता है एसी करंट में, डीसी करंट में, इलेक्ट्रिक में और मैग्नेट में। 12th क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है, आगे उसमें आएगा। फिर समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई, समुद्र में जो ज्वार की ऊंचाइयां आती हैं उस ज्वार की ऊंचाई को पता करने में इसका यूज किया जाता है। भूकंप शास्त्र के रूप में जितने भूकंप शास्त्री होते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में जो भूकंप पैदा होते हैं, वहां पे त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग की जाती है, वहां प्रयोग की जाती है। भूभागों के चित्र के रूप में, भूभाग मतलब एक नक्शा, एक मैप बनाना, जमीन की मैप बनाना, उसकी लंबाई चौड़ाई बनाना, ठीक है, किसी पुल का डायग्राम बनाना, पुल बनाना, वो बड़े बड़े जो ओवर ब्रिज होते हैं, डैम होते हैं, उसको बनाना, वहां पे इसका काम किया जाता है। संगीत के लय टोन के रूप में, जो संगीत के जो लय होते हैं, सारे गामा जो लय होते हैं, जो टोन होते हैं, वहां भी इसका, वहां भी या कहीं भी संगीत का कहीं से साउंड निकल रहा है, उसका जो ध्वनियां निकल रही है, वहां पे भी इसका काम होता है त्रिकोणमितीय फलन के रूप में। अगला आता है समुद्री यात्रा में, समुद्री यात्रा में जो कप्तान होता है, वहां पे किसी चीज की ऊंचाई को ज्ञात करने में, किसी चीज की ऊंचाई को ज्ञात करने में भी वहां पे इसका यूज किया जाता है। पिरामिड की ऊंचाई के रूप में, जो पिरामिड होते हैं उसकी ऊंचाई के रूप में त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग किया जाता है। तो आज 11th की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 11th की क्लास में हमने पढ़ा त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहां होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़े। लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द आया कहां से आया त्रिकोणमिति शब्द, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़े। त्रिकोणमिति शब्द किसने दिया, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक जो पढ़ते हैं, ये साइन शब्द किसने दिया, कोस किसने दिया, टैन कोट सेक, ये सब आया कहां से शब्द, किस गणितज्ञ ने दिया, किस गणितज्ञ ने साइन कोस दिया, और ये त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोणमिति शब्द मतलब त्रिकोणमिति का खोज कैसे हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जय हिंद सभी बच्चों को। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए।